अरविंद केजरीवाल के इतने बुरे दिन आ गए कि अब जेल के अधिकारी तक उन्हें फटकार लगा देते हैं। असल में केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में ऐसा काम कर दिया कि जेल अधिकारियों को उन्हें फटकार लगानी पड़ गई और साथ ही ये हिदायत भी देनी पड़ी कि आइंदा केजरीवाल इस तरह की हरकतें न करें। तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि वे जेल से किसी को पत्र नहीं लिख सकते। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा गया पत्र नियमों का दुरुपयोग है। तिहाड़ जेल अफसरों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से एलजी को लिखा गया खत, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराएंगे, दिल्ली कारागार नियमों के तहत उन्हें दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। तिहाड़ जेल नंबर 2 के अधीक्षक ने दिल्ली कारागार नियम 2018 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया और केजरीवाल को पत्र लिखकर सलाह दी कि विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया और केजरीवाल को लिखकर सलाह दी कि ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें, अन्यथा उनके विशेषाधिकारों में कटौती कर दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पिछले सप्ताह लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी जगह दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। हालांकि उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कोई भी पत्र मिलने की बात से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाला के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी द्वारा दर्ज आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें उच्चतम न्यायालय की अंतरिम जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल को लिखे पत्र में तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कहा कि उपयुक्त नियमों को पढ़ने मात्र से ये स्पष्ट है कि आपका पत्र ऐसे व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता जिसके जेल से बाहर भेजे जाने की अनुमति हो। केवल लोगों के एक समूह के साथ निजी पत्र व्यवहार की अनुमति है, इसलिए आपका दिनांक 6 अगस्त को लिखा गया पत्र प्राप्तकर्ता को नहीं भेजा गया। हालांकि उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कोई भी पत्र मिलने की बात से इनकार किया और पत्र में कहा गया कि ऐसा न करने पर मुझे आपके विशेषाधिकारों में कटौती करने के लिए दिल्ली कारागार नियम 2018 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पत्र में नियम 588 का हवाला दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि कैदियों द्वारा लिखे गए सभी पत्रों की विषय वस्तु निजी मामलों तक ही सीमित होगी। लेकिन केजरीवाल के उपराज्यपाल को लिखे पत्र में सरकार चलाने की कोशिश है। असल में केजरीवाल की दिली इच्छा है कि उनकी जगह दिल्ली में 15 अगस्त को आतिशी मार लेना तिरंगा फहराएं, जबकि यह नियम कहता है कि तिरंगा या तो सीएम फहरा सकता है अथवा राज्यपाल या उपराज्यपाल। किसी मंत्री या विधायक को तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं है। हालांकि नियम जानते हुए भी केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सियासी रायता फैलाने की कोशिश की है। जेल अधिकारियों से डांट खाने के बाद भी केजरीवाल ने अपना खेल चालू रखा। केजरीवाल से मिलकर लौटे गोपाल राय ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि केजरीवाल का आदेश है कि तिरंगा आतिशी मार लेना ही फहराएंगे और अब फैसला उपराज्यपाल को करना है कि वे आतिशी मार लेना को तिरंगा फहराने की इजाजत देते हैं या फिर वे स्वयं तिरंगा फहराएंगे। शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने विशेष अदालत में जाने को कहा था, लेकिन केजरीवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और रिमांड आदेश को चुनौती दे डाली और शीर्ष अदालत ने जमानत देने की मांग की है। शीर्ष अदालत में केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को सही ठहराते हुए उन्हें जमानत देने के लिए विशेष अदालत जाने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा की पीठ ने गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। इससे पहले केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए इस पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने पीठ से कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मामले के अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। ऐसे में इस बात पर तत्काल सुनवाई की जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सिंघवी के इस बारे में ईमेल भेजे जाने के निर्देश दिए थे और कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उच्च न्यायालय द्वारा 5 अगस्त को पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को मामले में नियमित जमानत के लिए विशेष अदालत जाने को कहा था। आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री को 20 जून को जमानत दे दी थी।
हालांकि उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को उन्हें धन शोधन के मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया था। हालांकि इसके बाद आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था, सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक साक्ष्य एकत्रित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ साक्ष्यों का चक्र बंद हो गया और ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिना किसी उचित कारण के या अवैध था। ये टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने अधिवक्ता विवेक जैन के जरिए उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और साथ ही जमानत की भी मांग की है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी कि वो 90 दिनों से जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से पहले ही 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ये कहते हुए जमानत दे दी कि वो 17 महीनों से जेल में बंद हैं और जल्द ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच तकरार और तेज हो गई है। ऐसा पहली बार है जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। अभी तक चुनावी रैलियों और भाषणों के जरिए दोनों ठाकरे अपनी ताकत दिखाते रहे, लेकिन अब दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर हमला किया तो इसका जवाब मिलने में उन्हें देरी नहीं लगी। ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष समेत 44 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके बाद राज ठाकरे ने एक्स पर खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि उद्धव पर हमला बीड़ की घटना की प्रतिक्रिया है। मनसे कार्यकर्ताओं को संबोधित ट्वीट में राज ठाकरे ने खुले तौर पर चेतावनी दी कि अगर कोई भी उन पर अंगुली उठाएगा तो पार्टी के कार्यकर्ता डबल डोज दे देंगे। राज ठाकरे ने कुल मिलाकर ऐलान कर दिया कि इस चुनाव को वो अग्रेसिव मोड में लड़ने वाले हैं। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले के बाद राज ठाकरे एक लंबा संदेश दे रहे हैं। राज ठाकरे ने एक्स पर लिखा कि मेरे महाराष्ट्र के सैनिकों ने कल ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले के सामने जो विरोध प्रदर्शन किया वो गुस्से की प्रतिक्रिया थी। मेरी नवनिर्माण यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का प्रयास धाराशिव से शुरू हुआ। धाराशिव में आरक्षण आंदोलन के नाम पर मराठा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि उसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े हुए थे और ये सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए उजागर हुई। बीड़ में शिवसेना यूबीटी के जिलाध्यक्ष ने प्रदर्शन के नाम पर एक तमाशा किया था, तब कहीं भी कोई तत्काल विरोध नहीं हुआ। इसलिए महाराष्ट्र के सैनिकों ने वही किया जो करना चाहिए। राज ठाकरे के संदेश से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे वर्सेस ठाकरे का दौर शुरू हो गया। ऐसा पहली बार हुआ कि राज ठाकरे ने खुले तौर पर उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। नवनिर्माण के गठन के 18 साल हो गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी बड़ा मकाम हासिल न कर सकी। नासिक, पुणे, मुंबई और ठाणे में कुछ पार्षदों की मौजूदगी से ही उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में ठाकरे परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने वाला है। आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मंत्री बनाकर उद्धव ठाकरे पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अब मातोश्री से सिर्फ फरमान नहीं निकलेगा बल्कि ठाकरे फैमिली सत्ता में बैठेगी। बदलती राजनीति राज ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ी जीत की दरकार है, राज ठाकरे की कोशिश सत्ता की चाबी हासिल करने की है। इस चुनाव में बटी हुई शिवसेना और एनसीपी के कारण मुकाबला खड़ा हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस भी अपने सहयोगियों की डिमांड से जूझ रही हैं। उद्धव ठाकरे अगर अपनी रणनीति में सफल रहे तो वे कांग्रेस और एनसीपी से अधिक सीटों पर कैंडिडेट्स उतारेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उद्धव ठाकरे का मनोबल बढ़ा है और वे असली शिवसेना होने का दम भर रहे हैं। ऐसे में राज ठाकरे को सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनकी अदावत उद्धव ठाकरे से ही हो रही है। इसलिए शिवसेना के गढ़ वाले इलाकों में वे अपने दांव चलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हाल ही में राहुल गांधी ने यह कहकर सनसनी फैलाई कि ईडी उनके घर छापामारी करने वाली है। हम उनका स्वागत करेंगे और चाय बिस्किट मेरी तरफ से। हालांकि ईडी ने न तो छापा मारा और न ही राहुल गांधी की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया, लेकिन अब ईडी राहुल गांधी को चाय पर आमंत्रित करने की तैयारी में है।
मतलब राहुल गांधी को ईडी एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। हालांकि ईडी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में उनसे जून 2022 में भी पूछताछ की थी। तब ईडी ने करीब 4 दौर की पूछताछ की थी। ईडी ने राहुल गांधी से 40 से अधिक सवाल पूछे थे। ईडी इस मामले में सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1938 में द नेशनल हेराल्ड की स्थापना उन्होंने की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल करता है। कुछ समय बाद एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। कंपनी एक्ट धारा 25 के तहत मुक्त भी कर दी गई। एजेएल अंग्रेजी के नेशनल हेराल्ड का तो प्रकाशन करता ही था, इसके बाद साथ ही उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन भी प्रकाशित करता था। इसकी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, पंचकुला सहित विभिन्न शहरों में प्रमुख अंचल संपत्तियां हैं। 2008 तक इसका प्रकाशन जारी रहा। इसके बाद कंपनी को घाटे में दिखाकर इसे बंद कर दिया गया। कंपनी की एक संपत्ति दिल्ली में 5A हेराल्ड हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित है। मामला तब चर्चा में आया जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है, उसने कंपनी को 2010 तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। कांग्रेस के लोन के बाद 2010 के अंत तक एजेएल का कर्ज बढ़कर 90 करोड़ 21 लाख रुपए हो गया। 23 नवंबर 2010 को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गांधी परिवार के वफादार सैम पित्रोदा और सुमन दुबे। हालांकि कंपनी के संस्थापन के तुरंत बाद दोनों निदेशकों ने अपने शेयर्स कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा को हस्तांतरित कर दिए। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को यंग इंडियन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुई। मार्च 2017 तक कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी थी 38%, कुल 76%। वोरा और फर्नांडिस के पास बची हिस्सेदारी 24%। यंग इंडिया ने तो तब तक खुद को एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पंजीकृत कर लिया, जिससे वो 100% कर छूट के योग्य हो गई। दिलचस्प बात यह कि साल 2010 में यंग इंडिया मात्र 5 लाख रुपए में बनी थी। एजेएल का अधिग्रहण करते वक्त यंग इंडियन के पास 50 लाख रुपए भी नहीं थे। अधिग्रहण के लिए यंग इंडियन को मैसर्स डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता से 1 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारत बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश लंदन में हुई। जिस बैठक में रची गई उस बैठक में राहुल गांधी शामिल होते हैं और अपनी स्वीकृति देते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत भाग कर आना पड़ता है। बांग्लादेश की सड़कों पर खून खराबा शुरू हो जाता है। तख्ता पलट के नाम पर हिंसा वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ शुरू हो जाती है और कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष न सिर्फ चुप्पी साध लेता है, बल्कि कांग्रेस के नेता बांग्लादेश जैसे भारत के हालात होने की बात करने लगते हैं। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि यहाँ भी बांग्लादेश जैसे चुनाव हुए, इसलिए भारत में भी वैसे ही हालात हो सकते हैं। सलमान खुर्शीद भी इसी तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी का खालिदा जिया के बेटे तारिक हसन के साथ बैठक करना, तख्ता पलट की साजिश करना और फिर कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी, ये सब अनायास नहीं है। माना जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस की कोई सोची समझी साजिश है। यही वजह है कि भारत का हाल भी बांग्लादेश जैसा होगा कहने वालों पर राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए जमकर सुनाया और चिंता जताई कि कैसे कोई भारत की तुलना बांग्लादेश से कर सकता है। धनखड़ ने ये बातें जोधपुर में राजस्थान के हाईकोर्ट के प्लेटिनियम जुबली समारोह में कही। उन्होंने कहा कि कैसे इस देश का नागरिक जो संसद सदस्य रह चुका है और एक अन्य जिसने कई विदेश सेवाएं देखी हैं, ऐसी बातें कर सकता है। माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा और इन दोनों ने भारत में भी बांग्लादेश जैसी नौबत आ जाने की बात कही थी। धनखड़ ने यह भी कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें अपनी हरकतों को छिपाने या वैध बनाने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं के मंचों का इस्तेमाल करती रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और धनखड़ ने कहा कि यह सर्वोच्च प्राथमिकता है, एकमात्र प्राथमिकता है और हम किसी भी चीज से पहले राष्ट्र को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्यसभा के सभापति ने यह भी कहा कि विधायिका निर्णय नहीं लिख सकती, किसी भी तरह न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती या ऐसे निर्देश नहीं दे सकती जो कानून से परे हों।
उन्होंने कहा कि संविधान में सभी संस्थाओं की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख है और अगर एक संवैधानिक संस्था के क्षेत्र में दूसरे का अतिक्रमण हो तो ये खतरनाक होगा। धनखड़ ने कहा कि हमारे लोकतंत्र के लिए नापाक मंसूबे वालों से संस्थाओं को बचाने के लिए काम करें और अगर कुछ पैठ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो चुप न रहें, उन्हें बेअसर करें। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि भारत विरोधी ताकतें हमारी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं, विभिन्न स्तर पर काम कर रही हैं। ये ताकतें हमारी संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही हैं, उन्हें कलंकित और कमजोर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र की न्यायिक प्रणाली और उसकी कार्यक्षमता उसकी लोकतांत्रिक जीवंतता को परिभाषित करती है। किसी भी सरकार के लिए एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली आवश्यक है क्योंकि ये जीवन रेखा है। बंगला रेनोवेशन मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं। कोविड काल के दौरान जब तमाम तरह के सरकारी खर्चे कम किए जा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की फरमाइश के आधार पर करोड़ों का बंगला अवैध तरीके से रेनोवेट के नाम पर बना दिया गया। इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है और इस बीच केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के अवैध रेनोवेशन के लिए 3 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि 3 इंजीनियर्स प्रदीप कुमार परमार, अभिषेक राज और अशोक कुमार राजदेव ने केजरीवाल के बंगले की रेनोवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूत्रों ने कहा कि 4 अन्य लोगों के साथ इन्होंने कथित तौर पर केजरीवाल के निर्देश पर मॉडिफिकेशन के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया था और लागत बढ़ाने की अनुमति दी थी। अन्य 4 में से 2 को निलंबित किया जा चुका है और 2 अब रिटायर हो चुके हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए अवैध तरीके से बंगले के निर्माण मामले में अब तक 7 लोग निपट चुके हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री और अरविंद केजरीवाल भी जांच के घेरे में हैं, जिनके आदेश पर यह सारा घोटाला किया गया और सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा। निलंबित किया गया। परमार फिलहाल असम के गुवाहाटी में पोस्टेड हैं, वहीं अभिषेक राज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में कार्यरत हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक इंजीनियर ने कथित तौर पर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ साठगांठ कर अर्जेंसी की शर्तों को लागू कर मुख्यमंत्री के लिए नए बंगले के निर्माण की अनुमति दी। उस वक्त देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था और ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग जब राजकोषीय प्रबंधन को लेकर आदेश जारी कर रहा था और महामारी के कारण व्यय कम किया जा रहा था, तब पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कथित तौर पर पुराने घर में एडिशन या बदलाव के नाम पर नए बंगले के निर्माण के प्रस्ताव को तेजी से काम करने पर जोर दिया। और उस वक्त पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन थे, जो लंबे अरसे से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि पुरानी इमारत को ध्वस्त कर नई इमारत का निर्माण किया गया और व्यय में असंगत इजाफा पीडब्ल्यूडी मंत्री के निर्देश पर किया गया। सूत्रों ने कहा कि इसके कारण कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत इंटीरियर की ड्राइंग में बड़े बदलाव हुए, जिसके कारण भुगतान की गई कुल राशि और काम के लिए स्वीकृत राशि में अंतर आ गया। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि अतिरिक्त कलात्मक और सजावटी कार्यों, उत्कृष्ट श्रेणी के पत्थर के फर्श, उत्कृष्ट लकड़ी के दरवाजे, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग ग्लास के दरवाजे जैसी चीजों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए थे। और इस मामले की जांच पहले से ही सीबीआई द्वारा की जा रही है और 4 अन्य लोगों के साथ इंजीनियर्स ने कथित तौर पर सीएम केजरीवाल के निर्देश पर बेहतर संशोधन के नाम पर नियमों के उल्लंघन और लागत में वृद्धि की अनुमति दी। इन 4 को भी निलंबित कर दिया गया। सस्पेंड हुए इंजीनियर तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी में तैनात थे और इन्होंने केजरीवाल के बंगले के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्य 4 इंजीनियर्स में से 2 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर पहले ही निलंबित कर दिया गया है, जबकि 2 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को सिफारिश की गई है और जो अब रिटायर हो चुके हैं।